प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12 के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स समाप्त हो चुका है। जो दूसरी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र वो शुरू है। आज जो है चैप्टर 1 में दूसरा वीडियो है। कल वाले में समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, खूब अच्छे से बताया गया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आई बटन को क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर तो तभी होगा जब इसके बारे में आपको जानकारी हो, जो कल के वीडियो में पढ़ाया गया है। देखिए, अंतर में आते हैं। पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र में बताया गया है कि इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत का मतलब इंडिविजुअल, एक उपभोक्ता के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक परिवार के बारे में, एक उद्योग के बारे में, एक साधन के बारे में, इस तरह से व्यक्तिगत। कल हमने को उदाहरण बताया था कि मान लीजिए कि कोई वन है, उसमें अमरूद के पेड़, आम के पेड़, तरह तरह के वृक्ष हैं। प्रत्येक वृक्ष का अलग अलग जब अध्ययन किया जाए तो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र हुआ, और पूरे सामूहिक रूप से अगर वन का अध्ययन किया जाए तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा। तो समझ में आ गया होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या बताया गया था कल? इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब समग्र एक इकाई मान लिया जाता है, टोटल को एक यूनिट मान लिया जाता है पूरे अर्थव्यवस्था को, और उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे पूरे राष्ट्र में कितना उपभोग हो रहा है, कुल उपभोग, कुल कितनी बचत हो रही है, कुल बचत, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय को कुल आय भी कह सकते हैं, सामान्य मूल्य स्तर, कुल रोजगार, कुल विनियोग इत्यादि। ये कल डेफिनेशन में भी बताया गया था। अब दूसरा है, इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, आपको पता चल गया। और एक यहाँ बात बता दूँ, यहाँ मांग और पूर्ति जो इसके मेन उपकरण है, मांग और पूर्ति के संतुलन से ही कीमत का निर्धारण होता है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य समस्या है, कीमत निर्धारण। और आपको उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में बताया गया था कि केंद्रीय समस्याएं हैं कि कोई उत्पादन अगर फर्म करती है तो क्या चीज़ उत्पादन करे, कितनी मात्रा में करे, कैसे करे, किसके लिए करे, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्या है। अब देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में आपने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या, मुख्य समस्या कीमत का निर्धारण है। केंद्रीय, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण है। उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण, पूरे राष्ट्र में कितनी आय हो रही है, राष्ट्रीय आय जिसे कहेंगे, कुल आय कहेंगे, रोजगार का समाधान कैसे हो, इन सब चीज़ों का समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है। तीसरा है, यह आवश्यक नहीं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह आवश्यक नहीं कि व्यक्तिगत स्तर पर निकाले गए निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी सही है। भाई, व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई निष्कर्ष निकाला गया तो ये जरूरी नहीं है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी सही हो। जैसे इसको उदाहरण से समझो, जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक आदमी को बचत करना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर बचत करना अच्छी बात है, लेकिन क्या पूरा राष्ट्र अगर बचत करने लगे तो अच्छा है क्या? नहीं, बिल्कुल अभिशाप है, श्राप है। अगर पूरा राष्ट्र बचत करने लगेगा तो फिर तो रोजगार बंद हो जाएंगे, फर्में बंद हो जाएंगी, उत्पादन कार्य बाधा होगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो व्यक्तिगत स्तर पर जो निर्णय लिया गया कि बचत करना अच्छा है, लेकिन राष्ट्र स्तर पर अच्छा नहीं है, तो वही चीज़ लिखा है कि व्यक्तिगत स्तर पर निकाला गया निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही है, जरूरी नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र में
जो सामूहिक स्तर पर, पूरे राष्ट्र स्तर पर जो निष्कर्ष निकाला गया है वो तो पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होगा। चौथा अंतर देखते हैं, इसका मुख्य उपकरण मांग एवं पूर्ति है। अभी हमने बताया भी था थोड़ी देर पहले कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति से ही कीमत का निर्धारण होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें मांग और पूर्ति तो है लेकिन समग्र मांग है। समग्र का मांग का मतलब ये हुआ कि पूरे राष्ट्र में जितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसकी जो मांग होती है वो समग्र मांग कहलाती है, पूरे राष्ट्र की बात हो रही है। पूर्ति में भी जितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है वो समग्र पूर्ति कहलाएगा। पांचवा अंतर, यह टुकड़ों में बांटने की क्रिया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है कल परिभाषा में बताया गया छोटे छोटे अंशों का अध्ययन करती है। एक उदाहरण भी कल बताया था मैंने कि हाथी है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से हाथी के पूंछ का अलग अध्ययन होगा, सूंड का अलग होगा, पैर का अलग होगा, दांत का अलग होगा। मतलब ये टुकड़ों में, अंशों में अध्ययन करता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये किसी अंग का नहीं, किसी पार्ट का नहीं, किसी टुकड़े का नहीं, ये सामूहिक रूप से पूरे का अध्ययन करता है। जैसे पूरे हाथी का अध्ययन किया जाएगा, राष्ट्र लेवल पर पूरे राष्ट्र का अध्ययन किया जाएगा कि कितनी आय है, कितनी बचत है, कुल कितनी बेरोजगारी है। तो राष्ट्र योग करने की क्रिया है। छठा है, यह विधि आंशिक संतुलन विश्लेषण विधि भी कहलाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंश का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे अंशों का, छोटे छोटे अंगों का, इसलिए इसे आंशिक संतुलन विश्लेषण भी कहते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे राष्ट्र का औसत निकाला जाता है, अर्थात सामान्य एवरेज आ जाता है, तो इसे कहा जाता है सामान्य संतुलन विश्लेषण विधि। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अन्य भी नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, कीमत सिद्धांत, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र के भी व्यापक सिद्धांत, आय एवं रोजगार सिद्धांत। केन्सियन ने इसे खोजा था, किन्स ने खोजा था, जेम किन्स ने, इसलिए इसे केन्सियन सिद्धांत भी कहते हैं, सामूहिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके भी अनेक नाम हैं। अब जो है यह एक सरल विधि है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है तो स्वाभाविक है कि आसानी से उसकी जानकारी ले ली जाएगी, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र पूरे राष्ट्र का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है तो जटिल तो होगा ही, क्योंकि बड़े पैमाने पर डाटा लेना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र सरल विधि है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जटिल विधि है। हमें उम्मीद है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर समझ में आया हो। अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करें, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका क्षेत्र जो है इतना आसान नहीं है कि यहाँ पूरी बात बताई जा सके। बहुत बड़ा मतलब एक एक जो अभी वर्णन होगा ये एक एक किताब है। MA में, BA में, BCom में जब पढ़ेंगे तो ये जो एक एक क्षेत्र है ना वो एक एक पेपर है, इतना इसका स्कोप ये बड़ा है। देखिए पहला है आय, उत्पादन तथा रोजगार पर। पहला है आय, उत्पादन तथा रोजगार के सिद्धांत। देखो नाम से ही लग रहा है। और समष्टि का मतलब आप मान लो पूरे राष्ट्र की बात हो रही है, दिमाग में हो जाना चाहिए कि व्यक्तिगत की बात नहीं हो रही है। अब आय का मतलब कि पूरे राष्ट्र की आय, राष्ट्रीय आय की बात हो रही है। उत्पादन का मतलब कि राष्ट्रीय उत्पादन की बात हो रही है। रोजगार का मतलब कि पूरे राष्ट्र में रोजगार की बात हो रही है। तो वही चीज़ है, इसके अंतर्गत आय, उत्पादन, रोजगार के स्तर का निर्धारण किस तरह होता है। भाई नाम से ही लग रहा है कि इन तीनों के बारे में अध्ययन करना है। तो इनके निर्धारण कैसे होगा, आय, उत्पादन, रोजगार से संबंधित समस्याएं क्या है ना, इनको निर्धारित करने वाले तत्व जैसे उपभोग, विनियोग, मांग, पूर्ति, इन सब का अध्ययन आय, उत्पादन तथा रोजगार के सिद्धांत क्षेत्र में किया जाता है। तो ये 2 लाइन लिखने से इतना इसका काम नहीं चलने वाला है, लेकिन प्रश्न इम्तिहान में कैसे पूछा जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करिए। तो इसके अंतर, अब जैसे मान लो उपभोग इतना आसान नहीं है, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे चैप्टर है ये। और आय तथा रोजगार के सिद्धांत भी आपका तीसरा पाठ है।
एक पूरा पाठ ही है। तो इसके अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा कि आय, उत्पादन, रोजगार के स्तर का निर्धारण कैसे किया जाता है, उनसे संबंधित समस्याएं क्या है, निर्धारित करने वाले तत्वों का अध्ययन इस क्षेत्र में किया जाता है। अब दूसरा, कीमतों का सिद्धांत। कीमत का नाम लेते ही आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य मूल्य स्तर का निर्धारण किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, सामान्य मूल्य स्तर का क्या? भाई मान लो कि कोई विक्रेता है, व्यक्तिगत तौर पर महंगा बेच रहा है, लेकिन जब पूरे राष्ट्र की बात आएगी तो एक विक्रेता से महंगा नहीं है। पूरा जब औसत विक्रेता का मूल्य निकाला जाएगा तो कहा जाएगा सामान्य मूल्य स्तर। देखो हमने लिख भी दिया है, सामान्य मूल्य स्तर देश में प्रचलित वस्तुओं की कीमतों का औसत ही सामान्य मूल्य स्तर कहलाता है। जो वस्तुएं हैं उन सब के कीमत का औसत जब निकाला जाएगा उसे कहा जाएगा सामान्य मूल्य स्तर। तो कीमतों का सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य मूल्य स्तर का तो निर्धारण किया ही जाएगा। इसमें मुद्रास्फीति, महंगाई के बारे में, मुद्रास्फीति, मंदी के बारे में, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन इस क्षेत्र में किया जाता है। अब तीसरा, आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब हुआ कि राष्ट्र की विकास कैसे हो। इसके अंतर्गत विकसित देश हो या विकासशील देश हो, दोनों देशों में सिद्धांत लागू होता है। विकास कैसे हो, इनकी विधियां क्या है, इनकी तकनीकी क्या है, इनके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन किया जाता है। चौथा है व्यापार चक्र का सिद्धांत। इसे आर्थिक उच्चावचनों का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखो, व्यापार चक्र मतलब उतार चढ़ाव व्यापार में कैसे होता है, इसका अध्ययन होगा। इसके अंतर्गत व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के लिए तमाम नीतियां हैं, जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, व्यापार नीति, जिसे आयात निर्यात नीति भी कहते हैं, इन सब का अध्ययन होता है। वितरण के समस्त परक सिद्धांत। जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन देखिए 5 है, वैसे 5वां अब कोई जिक्र नहीं करता है। पहला है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, संगठन का मतलब उद्यमी, और साहस। साहस और संगठन को मिला करके अब उद्यमी कहा जा रहा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। ये जो उत्पादन के साधन हैं, इनका राष्ट्रीय आय में कुशल बंटवारा कैसे हो, राष्ट्रीय आय में इनका हिस्सा कितना हो, इन सब से संबंधित सिद्धांतों का, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जो उत्पादन के साधन हैं, इनका राष्ट्र के लेवल पर राष्ट्रीय आय में कुशल बंटवारा करने के लिए हिस्सा मतलब अच्छे ढंग से इन उत्पादन के साधनों पर वितरित हो, इन सब से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं का अध्ययन वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। मुद्रा तथा बैंकिंग सिद्धांत। मुद्रा से संबंधित, बैंक से संबंधित इस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। जैसे साख व्यवस्था, मौद्रिक व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था में आरबीआई आ गया, बैंकिंग के सिद्धांत, इन सब का इस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब प्यारे बच्चों, कभी कभी पूछता है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दोष 2 लिखिए, 3 लिखिए, सीमाएं क्या है। दोष या सीमाएं एक ही चीज है। तो पहला, व्यक्ति तथा व्यक्तियों के लघु समूहों पर लागू किए जाने वाले निष्कर्ष सदैव नहीं होते। भाई अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत हम किसी व्यक्ति या व्यक्ति का छोटा रूप है, उस पर अगर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राष्ट्र लेवल पर वो निष्कर्ष सही हो। जैसे हमने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। मान लो व्यक्तिगत तौर पर बचत अच्छी है, बचत करना चाहिए भविष्य में दुख सुख के लिए, लेकिन सामाजिक बचत पूरा समाज करने लगे, पूरा देश करने लगे तो फिर तो स्थिति खराब हो जाएगी। क्रय विक्रय बंद हो जाएगा, रोजगार का स्तर घटने लगेंगे, उत्पादन घटने लगेगा। तो व्यक्तिगत वही चीज़ है कि व्यक्तिगत वाले निष्कर्ष सदैव सही नहीं होते, जैसे हमने बचत के बारे में बताया। दूसरा है समूह की अपेक्षा समूह की रचना अधिक महत्वपूर्ण है। समूह की अपेक्षा समूह की रचना अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवहार में समाज जो है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका समूह महत्वपूर्ण हो, उसकी रचना महत्वपूर्ण होना चाहिए।
आपको पता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में योग के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, लेकिन योग जो है समूह जिसको कह सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो। हमेशा आप ऐसे समझो कि समूह की रचना का आप देखो, कोई व्यक्ति है, 10 लोगों का ग्रुप है और वो समूह कुछ कर ही नहीं रहा है, उसकी रूपरेखा सही नहीं है, उसकी प्रकृति सही नहीं है, उसकी संरचना सही नहीं है, तो समूह क्या लिए है? समूह जो है महत्वपूर्ण नहीं हुआ। अगर छोटा या बड़ा समूह है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, आर्थिक योगदान दे रहा है राष्ट्र में, तो वो महत्वपूर्ण है। तीसरा है, समूह महत्वपूर्ण एवं रोचक होने चाहिए। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में उपयोग किए जाने वाले समूह महत्वपूर्ण, रोचक तथा परस्पर संबंधित होने चाहिए। ये बोल्डिंग के अनुसार है, इसमें न हम कुछ घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। किसी भी अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया कथन या परिभाषा, उसके वर्ड टू वर्ड शब्द में भी आप बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जो परिभाषा या कथन है उसकी पूरी बात लिखनी पड़ती है। अगर आप भूल जाते हैं कि किसके अनुसार है, तो वैसी स्थिति में आप ये लिख सकते हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के अनुसार। तो अभी आपने देखा कि समूह महत्वपूर्ण एवं रोचक होने चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं, अभी खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो 6 सेब है और 7 सेब है, तो आप क्या कहेंगे? 6 7 13, 13 सेब है, एप्पल है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का मतलब कि 6 से और 7 से जोड़ा गया तो 13 से हो गया। महत्वपूर्ण से यहाँ सेंस ये है कि यह वाक्य सार्थक है, अच्छा लग रहा है, रोचक है और संबंधित है। ये जो दोनों विकल्प है, 6 सेब और 7 सेब, ये आपस में संबंधित भी हैं। दोनों सेब है, एक तरह के सजातीय है। दूसरा देखते हैं, इसी में 6 सेब और 7 आम कर दिए, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि फल दूसरा हो गया, लेकिन हम कह सकते हैं कि दोनों मिलाकर 13 फल है। महत्वपूर्ण तो ये भी है, वाक्य अच्छा है, रोचक भी है क्योंकि 13 फल है, लेकिन कुछ कुछ संबंधित है। मतलब सेब और आम 100% तो संबंधित है नहीं, कुछ कुछ संबंधित है। अब देखो, 6 सेब और 7 मकान, अब इन्हें क्या कहेंगे? 13 तो हो रहे हैं, तो इन्हें वस्तुएं कहा गया, 13 वस्तुएं। तो आप ये बताओ, 6 सेब और 7 मकान, देखो ये महत्वपूर्ण या महत्वहीन है? महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वहीन का मतलब महत्वपूर्ण नहीं है और निरर्थक है, अटपटा लग रहा है। 6 से 7 मकान को एक में कैसे मिला दिया जा रहा है, एक साथ कैसे कहा जा रहा है? ये फीलिंग की बात होती है, ये कोई आपको गुड़ा भाग नहीं है कि आपको ऐसा कर दिया जाएगा, घोल कर पिला दिया जाएगा। ये महसूस होने की बात है कि 6 सेब और 7 मकान 13 वस्तुएं हैं। अटपटा लग रहा है देखने में, तो वही चीज़ है कि समूह महत्वहीन और निरर्थक है। तो यह जो है, समूह महत्वपूर्ण होना चाहिए और रोचक होना चाहिए। चौथा है, माप की भिन्नता के कारण समूह की माप कठिन है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पूरे राष्ट्र में अगर किसी चीज़ का माप करना हो, कितनी बेरोजगारी है, कितनी साक्षरता है, कितनी आय है, कितनी बचत है, कितना विनियोग है, कितना निवेश है, ये आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मापक की भिन्नता, अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग मापक अपनाना पड़ेगा और राष्ट्र लेवल पर तो कठिन होना स्वाभाविक है। अब पांचवा, समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कुछ विरोधाभास भी है। अर्थात विरोधाभास का मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र जो कह रहा है वो हर जगह सही नहीं हो रहा है। जैसे मान लो एक व्यक्ति बचत कर रहा है, यह अच्छा गुण है, लेकिन यदि पूरा राष्ट्र बचत करने लगे तो यह अभिशाप सिद्ध होगा। पूरा राष्ट्र बचत करने लगेगा तो ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, उत्पादन नहीं होगा, कोई खरीदेगा नहीं, सब बचत करने लगे तो क्या होगा? ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। फीलिंग करने की बात है। दूसरा है अभिशाप, एक देश का निर्यात आयात से कम या अधिक हो सकता है, लेकिन संपूर्ण विश्व के आयात और निर्यात बराबर होते हैं। देखो, एक उदाहरण लो, जैसे मान लो कि भारत है, भारत में निर्यात का मतलब जो वस्तुएं विदेश भेजी जा रही हैं, और आयात का मतलब जो विदेश से लिया जा रहा है।
किसी देश से कम या अधिक हो सकता है। स्वाभाविक है, कोई जरूरी नहीं है कि जितना भारत निर्यात कर रहा है, आयात कर रहा है, उतना सब करें, कम या अधिक हो सकता है। लेकिन सोचो अगर पूरे विश्व में 200 देश हैं तो उन 200 देशों का अगर हम आयात निकालें और निर्यात निकालें, वो एक होगा, बराबर होगा। 200 देशों का भाई आपस में इंटरजेक्शन तो हो रहा है, आपस में आयात निर्यात हो रहा है, लेकिन पूरे विश्व में जितना आयात है उतना ही आयात होगा, अर्थात निर्यात के बराबर होगा। इसी तरह से जैसे निर्यात आयात की बात आ रही है, उसी तरह से आय की हम बात करते हैं। अगला चौथा पॉइंट यही है कि किसी विशेष व्यक्ति का या विशेष समूह का आय कम या अधिक हो सकता है, लेकिन पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का जो आय है वो बराबर होगा, कम या अधिक नहीं होगा। अगला है, एक व्यक्ति अपने मुद्रा का परिमाण में संचय द्वारा वृद्धि कर सकता है, परंतु एक राष्ट्र में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तभी लाई जा सकती है जबकि नई मुद्रा छापी जाए। भाई देखो, पर्सनल कोई व्यक्ति है, मुद्रा को संचित करके मुद्रा की मात्रा बढ़ा सकता है, स्वाभाविक है। इकट्ठा करता रहे, खर्चा न करे तो इसके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन ये राष्ट्र के संदर्भ में बात सत्य नहीं होती है। राष्ट्र के संदर्भ में राष्ट्र अगर मुद्रा की बचत करेगा तो बढ़ेगा थोड़े नहीं। मान लो आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए मुद्रा छाप करके भारत में दिया है। अब उस 2 करोड़ रुपए को भारत संचित करे या उसे इधर से उधर करे, रहेगा तो 2 करोड़ हुई। व्यक्तिगत विशेष पर संचित से मात्रा बढ़ सकती है मुद्रा की, लेकिन राष्ट्र पर तब बढ़ेगा जब नई मुद्रा को छापा जाए। और उसी तरह से आय के संदर्भ में बताया कि किसी व्यक्ति का तो आय बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन पूरे राष्ट्र के लेवल पर या पूरे समाज के लेवल पर आय व्यय के बराबर ही होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।